हेलो बच्चों, नमस्कार और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को जो जिस टाइम में देख रहे हैं उसके लिए जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर के आए हैं आपके पास, जो है ब्लड जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर से रिलेटेड है। और दूसरा क्योंकि हम जो है ना पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी भी लेवल के देख लो, 9th क्लास में भी बहुत कुछ पूछे जाते हैं। और अगर आप अपर लेवल की बात करोगे तो उसमें तो ऑफकोर्स पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें SSC और में या CHSL में, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड हम बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारे शरीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं बहुत क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी अगर हम नेचर की बात करते हैं तो ये कोलाइडल होता है। कोलाइडल का मतलब क्या होता है? कोलाइडल का मतलब बस इतना दिमाग में रखिए कि अगर आप इसे छानने की कोशिश करोगे तो इसे आप पूर्ण रूप से नहीं छान सकते। अगर मान लो जिस तरह से अगर किसी कपड़े में डाल करके ब्लड को छानने की कोशिश करो तो आपको पूर्ण रूप से नहीं छान, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऊपर में रह जाएंगे। जैसे कि अगर आप जो है दूध को छानते हो तो ऊपर में मलाई रह जाते हैं, कुछ उसी तरह से होते हैं। तो बस इस कंसेप्ट के लिए दिमाग में रखिए कि ये कोलाइडल के नेचर का होता है। दूसरी बात, अगर हम बेसिक बात समझें तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि हमारे शरीर के कोई ऐसा अंग नहीं है जिसे ये कनेक्ट नहीं करता हो। हर जगह पे ब्लड अवेलेबल है जो हमें कनेक्ट करने का काम करता है। आपको पता है कि अगर ये कनेक्ट कर पाता है, इसीलिए शरीर के हर एक पार्ट में न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में पहुँच पाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कोई ना कोई चीज़ जो है ना हमारे शरीर की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा होता है, और इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इसकी pH वैल्यू पे गौर करें तो pH वैल्यू उसकी कितनी 7.4 होती है। कितना होता है? 7.4। और आपको पता है कि अगर हम 7 से अगर ऊपर की तरफ बढ़े 8, 9, 10 तो वो बेसिक नेचर का होता है। 7 से पहले अगर 6, 5, 4 की बात करें, 3, 2, 1 तो ये सारे एसिडिक मीडियम होता है, मतलब अम्लीय होता है। और 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये क्षारीय माध्यम होता है, और 7 न्यूट्रल होता है। तो ये इसकी क्या है? 7.4 होता है, और इसीलिए क्या कहलाता है? क्षारीय माध्यम में हम इसको काउंट करते हैं। मतलब ये कि ये नेचर इसका कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, मतलब क्षारीय होता है, प्रवृत्ति का होता है। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम अभी क्या बात कर रहे हैं? बेसिक बस बात कर रहे हैं ताकि आपके जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर आपको बात करता है तो ये इसकी मेल में और फीमेल में कितनी मात्रा में होती है ब्लड। तो अगर हम बात करते हैं मेल की, तो एज ए मेल मैं भी हूँ, तो अगर मेल की बात करें एडल्ट मेल की, तो उसमें लगभग 5.5 लीटर के आसपास में क्या होता है? ब्लड होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है? 5 लीटर के आसपास में। मेल की अपेक्षा अगर बात करें, कंपेयर करें, तो फीमेल में कम मात्रा में ब्लड होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ऐसा क्यों होता है? तो कुछ लोग ये कह देते हैं, अगर शादी की बात कहोगे, क्योंकि जो है ना बीवी जो है उसको ब्लड चूसने के लिए ज़्यादा मात्रा में मेल के पास होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो बस बात कहने वाली बात हो गई। और मेल के अंदर जो अधिक मात्रा में ब्लड जो होता है, दैट मीन 5.5 लीटर, उसमें 5 लीटर। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। मतलब अगर फीमेल की बात करें उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अगर हम बात करें तो आगे से हम देखेंगे भी, इसके बारे में हम बात करेंगे। हीमोग्लोबिन के अंदर बात करेंगे तो कितनी होती है, तो कम होती है। और मेल में क्या होता है? उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। और यही रीज़न है कि इसमें क्या होता है? कम होता है और ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेशन। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन बहुत अच्छी बात आता है, सर अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड कमी हो जाता है या कहीं नए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो कहाँ बनता है? तो आप देखो कि बहुत अच्छी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ब्लड जो हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर नए ब्लड की जो फॉर्मेशन हो तो वो हमारे होता है। आप कभी भी किसी खस्सी को जो मार करके खाए होंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग की आदत होती है कि उसे जो है मतलब हड्डी को चूसना, तो उसके बीचों बीच में बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो होता है, जिसको अस्थि मज्जा की हिंदी में उसको अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। तो ये बोन मैरो जो होता है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है, क्या होता है? बोन मैरो में जहाँ पे अस्थि मज्जा, जहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड वहीं पे बनते हैं। तो ये किस में होता है? ये तो हमारे जैसे लोगों में होता है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आती है, सर ये तो ठीक है हमारा, लेकिन जो बच्चा एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो मतलब भ्रूण,
भ्रूण का मतलब क्या हुआ, जो बच्चा जन्म नहीं लिया, मतलब 2 महीने का हो, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जो पेट जो गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस कंडीशन में जो उसके शरीर के अंदर ब्लड कहाँ बनता है, उसके पास तो शरीर के अंदर हड्डी तो बिल्कुल लचीला, बिल्कुल ना के बराबर होता है। 2 महीने के बच्चे में क्या हड्डी होगा, अब उसमें क्या, तो उस जगह पे अगर हम बात करें तो उनमें जो छोटे बच्चों जो भ्रूण होता है उसमें लीवर में उसका ब्लड फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है? कहाँ होता है? ये लीवर में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है। अब मैं आपको आगे की कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर ब्लड के बारे में आप मुझे बताओ कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड कहाँ स्टोर होता है। तो ब्लड की अगर बात करेंगे, ये प्लीहा जिसको हम स्प्लीन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ होता है आपको मैं बताता हूँ। स्टोरी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोमक, मतलब अगर आप बात करते हैं ये हमारा राइट हुआ, ये लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेट है ना, ये पेट देखते हो ना, इस पेट के बाएं तरफ जो है एक स्प्लीहा होता है जहाँ पे ये ब्लड स्टोर करके रखता है। हमारे शरीर के अंदर जो स्प्लीहा वो पोजीशन होता है, वो जगह होता है जहाँ पे रक्त को मतलब कलेक्ट करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे कह देंगे सर ये तो हमारा जो है ना लंग्स के पास होता है, नहीं, ये तो बस पंप करता है, ये पंपिंग सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टोर कहाँ होता है, तो वो हमारा होता है स्प्लीन के अंदर होता है, इसको हम लोग प्लीहा के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है सर ये ब्लड जो है एक ना एक खत्म तो जरूर होता है, बिल्कुल हर चीज़ का ख़त्म होने की ताकत होती है, तो ख़त्म होने के बाद ये कहाँ मरती है और कहाँ स्टोर हो जाता है, तो ये है स्प्लीन के अंदर, जिसको कब्र के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, उस जगह जब ये ख़त्म हो जाता है तो वहीं पे स्टोर हो जाता है। कब्र का मतलब जहाँ दफनाते हैं ना, मतलब ये दफन हो जाता है। अगर ब्लड जो बेकार ब्लड होता है वो कहाँ पे हो जाता है, दफन, मतलब वो होता है कब्र जो है डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ये स्प्लीन के पास ये ख़त्म हो जाता है, किसी काम का फिर ब्लड नहीं रहता। ठीक है, फिर वैसे जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और भी कुछ बात करते हैं। अब यहाँ बात के कोलेस्ट्रॉल, देखिए ब्लड से हम रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता क्या, तो कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम मापते हैं तो एक इंसान के अंदर में लगभग 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगर आप कभी भी ब्लड की जो है ना हम लोग चेकअप करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, 200 ग्राम प्रति डेसिमल होता है। ठीक है, ये हमें क्या अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है सर, अब ये मुझे बताओ। तो देखो अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, जैसे अगर मान लो हमने जैसे काजू पिस्ता उस्ता ऐसा चीज़ खाया जो फैटी होता है, अगर हम कोई चीज़ जैसे मान लो कोई तैलीय चीज़ खाया, जैसे मान लो बाहर का चीज़ पिज्ज़ा बर्गर लोग खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो ये आपका फैट होता है जो चिपचिपा होता है, जो शरीर के लिए जो क्या होता है बहुत ही हानिकारक होता है, ये बाद में चिपक जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम बन जाता है। तो समझ लो एक फैटी टाइप का जो है ना सब्सटेंस होता है, समझ गए, जो क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर हमेशा ट्रैवल करता रहता है। तो हमें आपको ये भी समझा दिए। अब हम कुछ बात करते दूसरी जो हमारे पास है वो हीमोग्लोबिन की बात करें। ब्लड का एक दूसरा क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो देखो यहीं से आपको अब पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्यों ज़्यादा, इसके अंदर क्यों कम है। मतलब मेल के अंदर 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर 5 लीटर क्यों होता है। तो मेल में हीमोग्लोबिन 4 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और अगर हम फीमेल की बात करें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब 14 ग्राम पर डेसीलीटर। इसमें अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन किस में होता है, मेल में होता है, और फीमेल की बात करें तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे मेल में 5.5 लीटर जो है ब्लड होता है और फीमेल में 5 ही लीटर होता है। जब आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में होगा तभी तो ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। समझ आ रहा है ना। अगर हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि सर इतना तो आप बताएं, अब मुझे ये बताइए कि हम ब्लड की जो है अगर हम हमारे शरीर के आपको बताया पे कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, हम एक 10th क्लास में एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो सबसे पहले आविष्कार जो किए हुए थे उसका नाम था विलियम हार्वे ने इस बात को कहा था कि कैसे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है। इनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कवर करके बताए हुए थे। उसी ने ये बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है तो उसकी प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग जो है ना
हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट मतलब हार्ट बीट भी कैसे होता है, ब्लड कितनी मतलब जब जाती है ब्लड तो उसका क्या होता है, मतलब आर्टरी में किस स्पीड में बढ़ती है, और वापस जब आती है मतलब वेंस से जब वापस आती है तो कितना, तो इस तरह की जैसे हम लोग कहते हैं ना 120/80, मतलब उसके जाने के टाइम में जब ये शरीर के अंदर जब जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है 120 की स्पीड होती है, जब वापस जो फिर लंग्स को पहुँचती है तो उस समय में क्या 80 की स्पीड होती है। तो इन सब के बारे में उन्होंने किसने बताया था, ये बताया था विलियम हार्वे ने बताया हुआ था। इन्हीं ने क्या किया था उसके बारे में बताया था। ये तो हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली मैं बताया। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी जो ब्लड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, तो अगर हम इसके काम की जो सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात करें तो वो होता है, सबसे पहले इसकी हम बात करें ब्लड की, तो ये हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने में रखता है, मतलब तापमान को नियंत्रण करने में। अब देखो कैसे, पूछो कैसे, तो देखो हमारे शरीर के अंदर में 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारे शरीर के अंदर जो मेंटेन करके रखती है कौन रखती है, ब्लड ही। क्योंकि आपको अभी बताए थे ना, ये बहुत, अगर हम ये 120 के रफ्तार से शरीर से जो शुद्ध रक्त वो निकलता है, जो एरोटा के द्वारा निकलता है, तब जाकर के जो वेन से फिर वापस जब जाता है तो बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब जाने के टाइम 120 होता है, जब वापस फिर लंग्स के पास जो इम्प्योर ब्लड होता है जब वापस आता है तो कितना होता है, उसकी फ्लो कितनी होती है, 80 की होती है। तो ये हमारा क्या है, हमारे शरीर के अंदर में जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखता है। अगर मेंटेन करके नहीं रहेगा तो बहुत तरह की जो है समस्याएं हमारे, तो हमारे शरीर में जब तक ब्लड फ्लो करेगा तो हमारे शरीर की जो टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, ब्लड करता है। दूसरी बात क्या करता है, हमें ट्रांसपोर्टिंग जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो फैट है, चाहे वो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, इन सब जितने भी अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, बहुत सारे विटामिन हो गया, मिनरल्स, किसके द्वारा जाता है, ये किसके द्वारा जाता है, ब्लड के द्वारा ही जाता है। अगर ब्लड नहीं होगा तो आपको ये शरीर के किसी भी अंग तक नहीं पहुँचेगा। जब नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, वो जो है फिर कहाँ नहीं लेके जाएगा, सेल के पास नहीं ले जाएगा, और सेल के पास जब नहीं जाएगा तब जाकर के ATP के रूप में जो आपके शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर ये ब्लड नहीं होता तो सोचो क्या होता हम जो अभी बोल रहे हैं आपके सामने वो भी नहीं बोल पाते, एनर्जी नहीं मिलता है ना, बात ये है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ये गैसों का भी एक्सचेंज का मतलब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टिंग जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है खुद नहीं चला जाता, ऑक्सीजन की नेचर नहीं होता खुद जाने की, तो अब कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड ही उसको लेके जाता है। जब तक जाएगा नहीं, आपको पता है ऑक्सीजन जब तक जाएगा नहीं तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा। कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन के साथ, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और तब जाकर के क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है। तो वो किसके द्वारा होता है, ये हमारा ब्लड के द्वारा ही होता है। तो गैस का एक्सचेंज जो है मतलब ये ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, ब्लड का ही होता है। हाँ, समझ पा रहे हैं। देखिए हम आपको जो है ऐसे नहीं हम बताएंगे कि कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ जो है ना क्लियरली समझ में आए। चलिए अब हम बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, मतलब क्या, ट्रांसपोर्टिंग जो होता है हमारे शरीर के अंदर में वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अब यहाँ पे बात बाहर नहीं निकालता, आपको कुछ लोग सोचेंगे अरे बाहर निकाल देता ब्लड, नहीं बिल्कुल नहीं, ये घुमाता रहता है पूरे शरीर के अंदर में, ब्लड के थ्रू घुमाता रहता है। उसके बगल में आपको पता है कौन है, किडनी रहता है, नीचे के तरफ जो है वो क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है, अरे भाई निकल जल्दी से निकल, तुम तो बेकार इसे ब्लड के तरह निकल। अब उसके अंदर क्या करता है, ब्लड के अंदर में जितने वेस्ट प्रोडक्ट, तो किडनी उसको क्या फिल्टर कर लेता है, सारे चीज़ को बाहर कर लेता है, निकालता चला जाता है। हाँ, लेकिन ये क्या करता है, हमेशा घुमाने का काम, मतलब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं शरीर के, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स और होते हैं, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक और मेन फंक्शन थे ब्लड के। तो आपसे कोई पूछेगा आप इजीली बता सकते हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश वाले सभी बच्चे को आपको आसानी से समझ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, कुछ समझते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो ब्लड जो है दो टाइप से बने होते हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म से बना होता है, एक तो सॉलिड फॉर्म। इसको हार्ड समझ, जैसे आप मान लो आपने शरबत बनाया, तो शरबत कैसे बनाते हैं, एक तो लिक्विड होता है और दूसरा क्या होता है, उसमें चीनी डालते हैं, हाँ, उसके बाद और भी कुछ मिलाते हैं। चलो मान लेते हैं हम चाय बनाना है, तो चाय तो लिक्विड में होता है ना, लेकिन क्या ये लिक्विड से ही बनता है, नहीं, उसमें क्या होता है, चीनी डालते हैं, उसमें हम फिर क्या करते हैं, कुछ लोग उसमें लौंग भी डाल देते हैं, कुछ उसमें उसके बाद क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। तो ये सब तो सॉलिड पार्टिकल्स है ना। उसी तरह ब्लड जो है लिक्विड पार्टिकल्स और हार्ड पार्टिकल्स से भी
बना हुआ है। तो पहला प्लाज्मा है, पहला क्या है, प्लाज्मा है, दूसरा रुधिराणु है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पुलेंसल कहते हैं, रुधिराणु। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो कितना परसेंट होता है, 60% होता है। कितना होता है, 60% है। और रुधिराणु कितना, 40% अवेलेबल होता है ब्लड के अंदर में। तो आपसे पूछेगा रुधिराणु कितने हैं, तो 40%, प्लाज्मा कितने, 60%। 60% में अगर हम वन बाय वन अब इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ये किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले ये बताते हैं, प्लाज्मा जो है ये जनरली दो चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। प्लाज्मा की सबसे पहले आपसे पूछेगा तो थोड़ा सा पीला कलर होता है, ठीक है, कैसा होता है, कलर होता है, पीला कलर का होता है। तो प्लाज्मा जो है अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का टेक्निकल नेम अगर हम बात करेंगे, ये क्या दो चीज़ से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो पहला होता है फाइब्रिनोजेन, पहला क्या होता है, फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है पाइथोम्बिन, दूसरा कौन सा होता है, पाइथोम्बिन। अगर मैं क्या करूँ, ये अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये दोनों प्रोटीन का जो स्पेशल कोई प्रोटीन होता है जिससे ये दोनों मिलकर के प्लाज्मा का कंटेन करता है। अगर मैं बात करूँ, ये अगर निकाल लिया जाए, फाइब्रिनोजेन अगर निकाल लिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये पीले कलर का हो जाता है, बिल्कुल पानी छुट की तरह हो जाता है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। ये गाढ़ा करने में ये दोनों क्या करता है, इसे प्लाज्मा को गाढ़ा करने का काम करता है। और कभी भी हम लोग जो है ना उसकी जो जब भी लैब में टेस्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं, वही फाइब्रिनोजेन को हम निकाल लेते हैं और तब जाके उसका हम टेस्ट करते हैं। इसे निकालने के बाद ही पानी की तरह पीले रंग का हो जाता है, इसे हम सीरम कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, जब हम निकाल लेते हैं तब इसको जो पीले कलर का होता है ना, तब उसे हम लोग सीरम कहते हैं और तब जाके उसका हम टेस्ट करते हैं। चलिए अब हमने आपको ये बता दिया, अब बात करते हैं दूसरा जो है रुधिराणु। उसके ये तीन चीज़ें मिलकर के बने होते हैं, पहला आरबीसी, हाँ, रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है जिसको डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सबके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा हम इससे जानकारी दे दें, तो अगर कोई आपसे पूछ देता है कि बताओ हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर के अंदर ये सेल की मात्रा 50 लाख, लगभग 50 लाख के आसपास होती है। दूसरा अगर बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे शरीर के अंदर जो 10,000 होता है, मतलब 10,000 के आसपास में हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। और अगर प्लेटलेट की कोई आपसे बात करता है तो हम कहेंगे ये 2 लाख के आसपास में हमारे शरीर के अंदर में प्लेटलेट होती है। चलिए अब इसकी कुछ आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि बताओ ये जो हमने आपको बताया था ये कुछ समय के बाद मर जाते हैं, ठीक है, कितने दिन तक इसकी जो है ना टाइम पीरियड है, तो ये 120 दिन तक जिंदा रहता है। अगर हम आरबीसी की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल की, तो ये कितने दिन, 120 दिन की बात। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करिए 4 दिन में खत्म हो जाता है। तो मतलब कितने दिन में, 4 डेज में होता है। और अगर हम बात करेंगे ये कितने दिन में हो, तो 7 डे में, मतलब प्लेटलेट 7 दिन है। मतलब आपको पता चल गया कि आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। दूसरा अगर बात करें डब्ल्यूबीसी, तो ये हमारा सिर्फ 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। और अगर प्लेटलेट की बात करें तो 7 डेज, मतलब 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। अब एक सबसे अच्छी बात होता है, कोई पूछ सकता है आपसे कि बताओ ये कहाँ पे खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बताए हुए थे कि आरबीसी जो स्प्लीन के पास जो है खत्म हो जाता है, स्प्लीन में जाकर के मर जाता है, कोई काम का नहीं होता। अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की और डब्ल्यूबीसी की बात करें, उसे कौन खत्म करता है, लाइसोसोम खत्म कर देता है। कौन खत्म कर देता है, लाइसोसोम। इसे जो है स्प्लीन कर देता है, इसको कौन कर देता है, लाइसोसोम। तो मतलब इसका कब्र हम कह सकते हैं, मतलब हम जो है प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का क्या कहते हैं, लाइसोसोम कह सकते हैं, और इसका कौन सा है, स्प्लीन के अंदर हम कह सकते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में अच्छे से समझे, लेकिन अब हम थोड़ा सेपरेटली इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डब्ल्यूबीसी की आरबीसी की सबसे पहले बात करते हैं। तो आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसके आकार जो शेप होता है कैसा होता है, तो गोल गोल होता है। कैसा होता है, ये गोल होता है। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं ऊंचाई पर जाने पर उसका आकार बढ़ जाता है। क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, मतलब इसमें जब सारी चीज़ मिलता जाता है तब ये आकार इसकी बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं ये लाइसोसोम में नहीं, इसमें अगर हम बात करते हैं आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। अगर लाइसोसोम होता आपको पता तब तो ये मरता, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें होता ही नहीं है। इसके अंदर केंद्रक भी नहीं होता। यही रीज़न है कि कभी भी आरबीसी से
क्या नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग अपने जीन के बारे में नहीं पता कर, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। कभी भी याद रखना, किससे कर सकते हैं? हमारे थूक से कर सकते हैं, हमारे बाल से किया जा सकता है, हमारे स्किन से किया जाता है, इन सबसे से हम लोग कर सकते हैं। तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है? तो हमारे अंदर जो लाइसोसोम मतलब आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता और के अंदर इसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो नहीं होता। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं रुधिराणु, अगर ये 90% अधिक मात्रा में यही होती है, आरबीसी जो है कितनी होती है? 95% से अवेलेबल होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये जब खत्म हो जाता है तो एक क्वेश्चन आता है, क्या हमारे पास एनीमिया जो है, एनीमिया कैसे होता है? तो भाई देखो सीधी सी बात है, ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी होता है। उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर आयरन कमी हो जाए या फिर ये आयरन कमी हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की, आपको मैं बता देता हूँ, कभी आपको जो हीमोग्लोबिन कमी हो जाता मतलब क्या होता है? आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है, और मतलब आरबीसी कमी हो जाता है मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है और आयरन की कमी है, और इससे क्या हो जाता है? ब्लड की कमी हो जाती है, जिसमें क्या होता है? एनीमिया नाम की बीमारी हमें हो जाती है, जिसके अंदर कहते हैं कि ब्लड की कमी आपके अंदर हो गया। उस कंडीशन में आपको क्या आता है? डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है कि बेटा टैबलेट ये खा लो, कुछ दिन तक ठीक हो जाएगा। वो क्या होता है? आयरन की गोली होती है। जब आयरन की गोली जब लेते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्या बढ़ता है? आयरन की बढ़ जाती है, जिससे क्या है? हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिससे आरबीसी की मात्रा मेंटेन होती है और हमें वो बीमारी से राहत मिल जाती है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की अगर हम आकार की बात करें, तो डब्ल्यूबीसी की जो आकार होती है बिल्कुल कैसा होता है? ये उथला होता है। ठीक है। और केंद्रक इसकी बात, इसके अंदर केंद्रक भी होता है। ये क्या करता है? रोग से रक्षा करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन देने वाला जो सबसे बड़ा जो है ना हथियार भी है। हथियार कह सकते हैं। हमारे शरीर को जो प्रोटेक्ट कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है। तो अगर ये हमें दूसरा से ये हमें रोग से जो है, इसीलिए इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का भी काम करता है। तो उसको हम लोग क्या जो है ना, सबसे शरीर से जो हमें हर एक बीमारी से रक्षा करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी ही करता है। तो इसके अंदर हमें कुछ जनरली जो है पढ़ना प्रकार क्या क्या होता है? पहले एंटीबॉडी होता है, लिम्बोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल होता है, उसके एसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। अब इनके बारे में सब समझते हैं। सर ये सब क्या है? तो ये तीन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये तीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीन के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं, सपोज मान लो कोई हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया घुस गया, चलो मान लो कोरोना घुस गया, अभी तो बहुत ज़्यादा कोरोना का चल रहा है, कोरोना घुस गया, तो उस समय में क्या होता है? प्रोटेक्शन कौन देता है? ये रक्षा करता है। तुरंत आकर के बोलता है लिम्बोसाइट से, भाई साहब देखो हमारे पास जो है ना कौन आ गया है, एक बीमारी आती है, वो कोरोना भाई आ गया, कोरोना आ गया। तो क्या कहते? अच्छा कोरोना आ गया, तो वो ये एक्चुअली क्या है? इसका टी शेप में होता है, इसका जो साइज होता है वो टी शेप में, उसको टी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही कहता है कि आ गया, ये इन्फॉर्मेशन दिया, तब क्या करता है? ल्यूकोसाइट इसको कहता है, चल मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे तू आ गया। तुरंत तलवार लेकर के धाएं दुशुम करके उसको क्या करता है? ख़त्म कर देता है। अब बोलता है क्या भाई ये तो मैंने कर दिया, अब इसको रखेगा कौन? भाई हम तो फंस ना जाए। तो बोलता है कि कोई नहीं, बगल में क्या होता है? दौड़ के आता है किसके पास? मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट कहता है क्या? अरे ये तो मर गया, मरने के बाद उसको दफनाएंगे कैसे? तो बोलता है कोई बात नहीं, ये मैं कर दूंगा। तो मतलब ये हुआ, ये हमें इंडिकेट किया कि यहाँ पे कौन है, नहीं है। उसके बाद क्या होता है? उसके अंदर जो है लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट्स को मारने का काम करता है। और उसके बाद क्या होता है? मोनोसाइट जो है क्या करता है? मोनोसाइट उसको दफन करने का काम, मतलब अगर ना करे तो उसी अंदर सर गल जाएगा ना, तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको दफन कौन करता है? मोनोसाइट करता है। तो इनके बारे में समझ में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो काम करना बंद कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैंसर की बात कर रहा हूं या फिर HIV एड्स की बात करता हूं, उसमें क्या होता है? इसमें लिम्फोसाइट ही बेचारा खत्म हो जाता है, मर जाता है जब आप है। तब जैसे ही वो बोलने के लिए भाई देखो यहाँ पे, तो आते ही देखता है कि अरे यहाँ तो लिम्फोसाइट बेचारा खुद ही मरा पड़ा हुआ, अब क्या करें। उस कंडीशन में क्या होता है? वो इंसान जब वो जो मारने वाला जो मेन जो है, अगर हम बात करेंगे वो कौन है? लिम्फोसाइट है, वही खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? वो हमारे लिए घातक हो जाता है। कुछ समय के लोग इंसान के बाद मृत्यु हो जाती है, पूरा फैल जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि डब्ल्यूबीसी क्या। लास्ट में आकार की हम प्लेटलेट की बात करते हैं। तो प्लेटलेट जो है जनरली क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसमें केंद्रक तो नहीं होता है, हाँ, इसके अंदर क्या नहीं होता है?
केंद्रक नहीं होता, इससे भी हम नहीं पता कर सकते, WBC RBC नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब हमारे अंदर जो ताकत होती है, इसी कारण कभी जा करके जो है आलसी आ जाता है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, पाँव दर्द कर रहा है। अरे क्यों हो रहा है भाई साहब? ये सारे प्लेटलेट के अंदर है। इसीलिए कहते हैं कि जा करके जो है शरीर का दिखाओ, शरीर में दिखाओ क्या प्रॉब्लम है तुरंत। तो आप कहोगे कि सर ये कैसे ठीक हो, ये सब जो है किस चीज़ से जो है सही रहेगा? तो आप जो है ना गिलोय खाओ, एलोवेरा लो, फ्रूट्स लो, जो है ना उसके बाद जो है दूध पियो, खास करके बकरी का गांव में मिलता है, बकरी का दूध पियो। तो इससे क्या होगा? शक्ति प्रदान होगा और आप क्या स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे और खूब अच्छे से पढ़ोगे, खूब मज़े से पढ़ोगे। आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ दुनिया में सारा चीज़ बहुत आसान है, एवरीथिंग डू कैन, अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगे तो और भी ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।